हेलो स्टूडेंट्स। हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है फैक्टोरिंग एंड फॉरफिटिंग। और इसके अंदर हमने फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर के टाइप्स क्या हैं, मीनिंग डेफिनेशन और किस तरीके से फैक्टर काम करते हैं, ये वाले टॉपिक हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। आज हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है फैक्टर के, क्योंकि हम इसका मीनिंग पढ़ चुके हैं पहले ही, तो हमें पता है कि फैक्टर्स जो हैं वो चार फंक्शन मेनली तौर पर करते हैं, और उन चार में से अगर वो कोई भी दो फंक्शन करते हैं तो भी उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फैक्टर माना जाएगा या उसको फैक्टर के तौर पर काम किया हुआ माना जाएगा। जो फैक्टर के मेनली फंक्शन है वो है कि जो दो पार्टीज़ पहले से इन्वॉल्व है, परचेज़र एंड सेलर, और क्रेडिट के ऊपर सेल किया गया है, तो बिल रिसीवेबल को जो फैक्टर होता है वो बिल रिसीवेबल को परचेज़ कर लेता है और उसके बदले में एडवांस अमाउंट दे देता है टू द सेलर, क्योंकि सेलर ने क्रेडिट के ऊपर सेल किया है और उसको जो पैसा है वो आफ्टर टर्म पीरियड के बाद मिलेगा, जो उनके और परचेज़र के बीच में डिसाइड हुआ है। तो अगर उनको इंस्टेंट पैसे की रिक्वायरमेंट है, इंस्टेंट कैश चाहिए, तो वो फैक्टर के पास जाते हैं, फैक्टर को अपने BRs को सेल कर देते हैं और उनसे एडवांस मनी ले लेते हैं। इसके बदले में जो फैक्टर होता है वो फैक्टर उनसे फ़ीस या डिस्काउंट या इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसके बदले में वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो जो मेनली फंक्शन है फैक्टर्स का वो सेल्स लेजर को मेंटेन करना है, फिर रिसीवेबल जो परचेज़ किया उनकी कलेक्शन करना है, फाइनेंस का प्रोविज़न करना है, रिस्क को कवर करना है, बैड डेब्ट्स नहीं हो जाएं, या क्रेडिट को प्रोटेक्शन करना है। और इसके अलावा ये तो मेन जो इसके काम हैं फैक्टर के वो हो गए। इसके अलावा वो एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। तो मेन तो चार ही हैं: सेल्स लेजर को बनाना, रिसीवेबल को परचेज जो किया है उससे कलेक्शन करना, फाइनेंस का प्रोविज़न बनाना और रिस्क को कवर करना। उसके अलावा वो एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब सेल्स लेजर को मेंटेन करने का मतलब क्या है? सेल्स लेजर को मेंटेन करने का मतलब है कि क्योंकि एक फैक्टर के पास अलग अलग पार्टीज़ हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक टाइम में एक ही पार्टी से डील करते हैं, तो बहुत सारी अलग अलग पार्टीज़ हो सकती हैं। तो अलग अलग पार्टीज़ के सेल्स लेजर को बनाना, किससे कितना बिल रिसीवेबल आपने परचेज़ किया है, उनका मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा, किस तरीके से आप अमाउंट को रिसीव करेंगे, लमसम अमाउंट होगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा, उन सब का रिकॉर्ड रखना मतलब सेल्स लेजर को मेंटेन करना है। पीरियडिक इंटरवल के ऊपर रिपोर्ट बनाना भी हो सकता है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द डेटर को चेक करते रहना, ताकि कलेक्टिबिलिटी ऑफ द डेब्ट को मेंटेन करके रखा जा सके। इस तरीके से हम सेल्स लेजर को एडमिनिस्टर करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? रिसीवेबल को कलेक्ट करेंगे, पैसे को कलेक्ट करेंगे। जो भी क्लाइंट है उस क्लाइंट से कलेक्शन की जाएगी। और जो कलेक्शन है वो इस तरीके से हम करेंगे जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को कम करें, मतलब टाइम, एफर्ट उसके अंदर जो लगने वाले हैं उसको कम करें। और एक्सपीरियंस्ड पर्सनल सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हम इस काम को करते हैं, ताकि डेटर इजीली जो हमारा टाइम डिमांडेड है इजीली उसके ऊपर पेमेंट कर सकें। देन फाइनेंस को प्रोविज़न करना। जनरली जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो बिज़नेस को 75% to 80% तक फाइनेंस अवेलेबल करवाते हैं, एडवांस अमाउंट अवेलेबल कराते हैं। जैसे ही उन्होंने आपको सेल कर दिया बिल रिसीवेबल, आप 75% to 80% तक की पेमेंट कर देते हैं। तो जो फाइनेंस करने का प्रोविज़न है उस प्रोविज़न को हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फाइनेंस कर रहे हैं। फुल फ्लेज फाइनेंस किया जा रहा है, एडवांस पेमेंट की जा रही है, जो हमारी फ़ीस उसको पहले से ही हम डिडक्ट करके पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो है रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जो बैड डेब्ट्स हैं उनके अगेंस्ट, इसमें हमने पहले ही पढ़ा था कि दो तरीके के हो सकते हैं, एक रिकोर्स हो सकता है, एक नॉन रिकोर्स हो सकता है। जिसमें हम रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं वो रिकोर्स फॉरफिटिंग होता है, फैक्टरिंग होता है। और जिसमें हम रिस्क प्रोवाइड नहीं करते हैं वो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग होता है। तो किस टाइप का हम फैक्टरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा ये तो मेन जो चार फंक्शन है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो एडवाइजरी फंक्शन है उसमें हो सकता है कि हम क्लाइंट के प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवाइस कर सकते हैं, मार्केटिंग पॉलिसीज़ से रिलेटेड एडवाइस कर सकते हैं। फिर हम इम्प्रूवमेंट बता सकते हैं कि इन्वॉइसिंग, डिलीवरी और सेल्स रिटर्न में आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फिर रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हेल्प कर सकते हैं।
इस तरीके से एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं बाय द फैक्टोरिंग। अब हम कॉस्ट ऑफ सर्विस की अगर हम बात करें, क्योंकि जो हम बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस करते हैं वो इसी बात पर ही करते हैं कि फैक्टरिंग की कॉस्ट क्या है और हमें रिस्क कितना हो सकता है। अगर हमारी फैक्टरिंग की कॉस्ट हमारे रिस्क से ज़्यादा है तो हम फैक्टरिंग की सर्विसेज को नहीं लेना चाहेंगे, बट ऑब्वियस है क्योंकि हमें उतना नुकसान नहीं होगा कि हम एक फैक्टरिंग को हायर करें। लेकिन अगर हमारे फैक्टरिंग की कॉस्ट कम है और हमारा रिस्क ज़्यादा है, जैसा कि एनलार्ज्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, तो उस केस के अंदर हम फैक्टरिंग की सर्विसेज को लेना चाहेंगे। तो मेन कॉस्ट क्या होती है फैक्टरिंग की? दो तरीके की मेन कॉस्ट होती है। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, जिसको हम फैक्टरिंग की फ़ीस कहते हैं, जो वो हमसे चार्ज करेगा, और जनरली ये 1 से 2.5% तक होता है, जो भी हमारा प्रोजेक्टेड टर्नओवर होता है उसका, और डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे इन्होंने कहा हुआ है कि इंडस्ट्री किस तरीके की है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, क्लाइंट हमारा जो क्लाइंट है और जो डेटर है, दोनों ही पार्टी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ किस तरीके की है। अगर फाइनेंशियली साउंड है तो बहुत ज़्यादा जो फ़ीस है वो चार्ज नहीं की जाएगी, लेकिन अगर फाइनेंशियली साउंड नहीं है क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इस केस के अंदर हम ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सेल कितना है, इनवॉइस का एवरेज वैल्यू कितना है, सर्विसेज कौन कौन सी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन क्या है हमारा, तो इन सब बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि फैक्टरिंग फ़ीस कितना होती है। जनरली 1 से 2.5% के बीच में होती है ऑफ द टोटल प्रोजेक्टेड टर्नओवर। इसके बाद होता है डिस्काउंट चार्ज। डिस्काउंट चार्ज का मतलब, अगर हम प्री पेमेंट कर रहे हैं, हमने जैसे ही बिल को परचेज़ किया और हम प्री पेमेंट या एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो जो डिस्काउंट हम अपना काट लेंगे उस बिल को मैच्योर करने के लिए या उस बिल को भुनाने के लिए, जो डिस्काउंट हम काट लेंगे उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस कहा जाता है। अब फैक्टरिंग के फ़ायदे क्या होंगे? जो क्लाइंट हैं उसको फैक्टरिंग सर्विसेज लेने का क्या क्या फ़ायदा होगा? तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें अपने अकाउंट रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने फैक्टरिंग सर्विसेज ले लिया है, हमने एक फैक्टर को हायर कर लिया है बीच में, तो जितना भी हमारा उधार का सेल है, जितना भी हमारा क्रेडिट का सेल है, उससे रिलेटेड हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टर अपने आप सर्विसेज को प्रोवाइड कर देगा। तो हमें अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड कोई भी अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ऑफ मैच्योरिटी को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, पेमेंट की, रिस्क की। जब हम एडवांस पेमेंट ले लेते हैं तो हम उसको एट प्रेजेंट पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए वेटिंग कॉस्ट को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब फ़ायदे, ये सब एडवांटेजेस हमें मिलते हैं जब हम फैक्टर को हायर करते हैं। हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, क्रेडिट स्टैंडिंग पोजीशन को इम्प्रूव करती हैं, कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हमारे पास पैसे का जो फ़्लो है वो जल्दी आ जाता है, तो कंपनी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हम अपने कमिटमेंट्स को बेटर पोजीशन में पूरा कर पाते हैं, सीजनल डिमांड को पूरा कर पाएंगे, और एफिशिएंसी रेशो को बढ़ा पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और रिसीवेबल को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, पे डेप्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे जब हम फैक्टर्स को हायर करेंगे। अब नुकसान क्या हो सकता है फैक्टर को हायर करने का? अगर हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सही नहीं है, मतलब फैक्टर को हायर करने की कॉस्ट ज़्यादा है हमारी और रिस्क हमें उतना नहीं है, तो फैक्टर को हायर करना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा क्रेडिट सेल नहीं करती है, ज़्यादा कैश सेल पे काम करती है, मीडियम टर्म की कंपनी है, बहुत ज़्यादा एमएनसी के तौर पर काम नहीं करती है, लार्ज लेवल पे काम नहीं करती है, तो फैक्टर को हायर करना हमारे लिए कॉस्ट को बढ़ाने वाला हो सकता है। दूसरा, जब हम फैक्टर को हायर करते हैं तो हम अपनी कंपनी के अंदर एक एफिशिएंट स्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम खुद तो वो काम कर नहीं रहे हैं, अपने बिल रिसीवेबल को मैनेज नहीं कर रहे हैं, बैड डेप्ट को मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो हम अपनी कंपनी के अंदर एक एफिशिएंट अकाउंटिंग या एफिशिएंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को डेवलप नहीं कर पाते हैं। अगर हमें लगता है कि जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ता है तो हम अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि हम फैक्टर की सर्विसेज को ना लें, तो लिमिटेशन बन जाएगी। अगर उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और हमें बेनिफिट कम मिलेंगे तो हमारे लिए फैक्टर को हायर करना एक लिमिटेशन बन जाएगी। अब जो मैं बार बार कह रही हूँ कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है या फैक्टरिंग इवैल्यूएशन क्या है, तो उसको हम एक इलस्ट्रेशन की मदद से समझेंगे। इसमें हम सिंपली कंपेयर करेंगे कि टोटल कॉस्ट क्या है फैक्टर को हायर करने की और रिस्क क्या हो सकता है हमें। अगर हमारी टोटल कॉस्ट रिस्क से ज़्यादा है तो हम फैक्टर को हायर नहीं करेंगे, अगर हमारा रिस्क हमारी कॉस्ट से ज़्यादा है तो हम फैक्टर को हायर कर लेंगे। क्योंकि क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होगी,
हमारे पास होगा क्रेडिट सेल, जो हमारा मैच्योरिटी पीरियड है वो 40 दिन का है, कि मतलब 40 दिन में हमें BR से पैसे मिल जाने हैं। जो फैक्टर की फ़ीस है वो 1% है। इंटरेस्ट चार्ज बाय द फैक्टर 15% है, मतलब ये टोटल हमारी कॉस्ट बन जाएगी। जो हम अगर फैक्टरिंग नहीं हो तो हमारी जो डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो हमें पड़ेगी 4500 पर मंथ। फैक्टर का एवरेज रेमिटेंस पीरियड रहेगा 10 दिन, वो 10 दिन के अंदर हमें पेमेंट ला देगा। और कंपनी की जो कॉस्ट है, अगर वो अदर देन फैक्टर बाहर से पैसे को हायर करता है, एक तो हो गया कि हमने फैक्टर को हायर कर लिया, उसको BR दे दिए, उससे एडवांस ले लिया। एक है कि हम बाहर से पैसे को एडवांस ले, तो जो हमारी कॉस्ट पड़ेगी वो 24% कॉस्ट पड़ेगी। अब हम कंपेयर करेंगे कि फैक्टर को हायर करने की कॉस्ट और बाहर पैसा लेने की कॉस्ट। अगर बाहर पैसा लेने की कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, फैक्टर को हायर करने की कॉस्ट कम है, तो हम फैक्टर को हायर कर लेंगे, BR भी मैनेज कर लेंगे, बैड डेप्ट भी मैनेज कर लेंगे, पैसा भी एडवांस में ले लेंगे, और परसेंटेज हमारी कम रहेगी, इंटरेस्ट हमारा कम रहेगा उससे जो हम बाहर किसी को पे करेंगे। तो हम इसको कंपेयर करते हैं दोनों चीज़ों को, तब हम बता पाएंगे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा कि नहीं। अब देखें, नंबर ऑफ डेज फॉर विच द फंड्स आर एडवांस्ड बाय द फैक्टर, कितने दिन के लिए हमें देगा, हमें पैसे मिल जाने हैं 40 दिन के लिए, 40 दिन के अंदर, जबकि फैक्टर हमें पैसे प्रोवाइड करेगा 10 दिन में। तो कितने दिनों का एडवांस हो गया, 30 दिन का एडवांस हमारे पास हो गया। एक बात, टोटल कॉस्ट अगर हम देखें फैक्टर की, तो टोटल कॉस्ट है 1%, 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपए का हमारा टोटल सेल है, उसका 1% हम देखें तो 10,000 रुपये हमारी फ़ीस बनेगी जो हमें फैक्टर को पे करनी है। उसके अलावा 15% का हमारा इंटरेस्ट है जो फैक्टर हमसे चार्ज करेगा 30 दिनों का, क्योंकि एडवांस हम ले रहे हैं। तो 10 लाख का 15% और 30 दिनों का एडवांस चलेगा, तो अपॉन में 360, तो 12,500 हमारी इंटरेस्ट हो गया। तो टोटल जो हमारे फैक्टर की कॉस्ट होगी, वो टोटल फैक्टर की कॉस्ट होगी 22,500 रुपये। अब इसमें हम अपना खर्चा घटा देंगे, क्योंकि हमें अपना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। 4500 रुपये जो हम खर्च करते हैं उसको माइनस कर दें, तो टोटल कॉस्ट हमारी बची 18,000 रुपये। अब 18,000 रुपये हमारी टोटल कॉस्ट हुई। अगर हम इसका इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट देखें, मतलब हमें कितना परसेंटेज कॉस्ट पड़ी, हमारी परसेंटेज कॉस्ट पड़ी 21.90। अगर हम बाहर से पैसा उठाते हैं तो हमें कॉस्ट पड़ती है 24% की। इसका मतलब अगर हम फैक्टर को हायर करते हैं तो हमारी कॉस्ट कम है, अगर हम बाहर सोर्स से पैसा उठाते हैं तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा है। इस केस में हम क्या करेंगे, फर्म को एडवाइस करेंगे कि वो फैक्टर की सर्विसेज को अवेल कर ले। इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू अवेल द सर्विसेज ऑफ अ फैक्टर फॉर द फर्म, इरिस्पेक्टिव कि हम बाहर से फंड को इरेज करें। तो हम हमेशा ही कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करते रहते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद ही हम ये बताएंगे कि हमें फैक्टर को हायर करना है या फैक्टर को हायर नहीं करना है। तो आप